नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। इससे पहले भी हम लोग एक सेशन कर चुके थे 150 साल पुराने अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून में परिवर्तन को लेकर के, जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया था कि अब आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ब्रिटिश पीरियड में लगभग 150 साल पुराने बनाए गए थे, उनमें परिवर्तन करने की उन्होंने घोषणा की थी। कल इन्हें बदलाव के साथ लोकसभा में पारित कर लिया गया और आज राज्यसभा में इसको पारित किया जाएगा। और इस प्रकार से ये कहा गया कि गुलामी के ये प्रतीक थे और वर्तमान समय में इसमें तमाम जो कानून थे वो औचित्यहीन थे। तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी विरोध भी हुआ, विपक्ष का बहिर्गमन भी हुआ, लेकिन ध्वनि मत से इन तीनों कानूनों को परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया। और इसमें मुख्य रूप से 1860 का आईपीसी, सीआरपीसी 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदल दिया गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया राजद्रोह कानून अब समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। दरअसल पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ब्रिटिश पीरियड में राजा के खिलाफ द्रोह, यानी अगर कोई विरोध करता था शासन के खिलाफ तो उसको राजा के विरुद्ध विद्रोह माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में तो हमारे यहाँ आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें राजशाही तो है नहीं। इसमें सबसे प्रमुख है संविधान और देश। तो अब अगर कोई देश के खिलाफ कार्य करता है, सशस्त्र विद्रोह करता है, बम धमाके करता है या देश के संविधान को नहीं मानता है, तो अब उसके ऊपर देशद्रोह का कानून चलाया जाएगा। इसी प्रकार से तमाम अन्य चीज़ों में भी बदलाव किया गया है। कई धाराएं भी बदली गई हैं, जैसे मृत्युदंड है या रेप है या अन्य धाराओं की संख्याएं बदली गई हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से अब दिक्कत होगी। नॉर्मली अभी तक क्या था कि हत्या की है 302 या रेप का है 376, तो इसमें बदलाव कर दिया गया है, इनकी संख्याएं बदल दी गई हैं, क्रम बदल दिया गया है। तो निश्चित रूप से अब व्यावहारिक रूप से सैकड़ों सालों से जो चीज़ चली आ रही थी उसमें दिक्कत तो होगी ही, लेकिन इन कई कानूनों में बदलाव भी ज़रूरी माना गया। अब जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उसको हम लोग संक्षेप में देख लेंगे। जैसे अब किसी भी थाने पर दर्ज हो सकेगी 0 एफआईआर। हालांकि ये पहले भी सीआरपीसी में था कि अगर किसी के साथ कोई अपराध होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जिस थाना क्षेत्र में उसके प्रति अपराध हुआ है वो उसी थाना क्षेत्र में अपराध या एफआईआर दर्ज कराए। वो किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन नॉर्मली पुलिस इसमें आनाकानी करती थी। 0 एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है, उसमें क्राइम नहीं दर्ज होगा, बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर उस आवेदन के साथ एक सिपाही को संबंधित जहां पर अपराध हुआ है उस थाना क्षेत्र में या उस थाने पर उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई विवाहित महिला है, ससुराल में उसके साथ अपराध हुआ, वो मायके चली गई और मायके में थाना क्षेत्र दूसरा है, तो वो उस थाने क्षेत्र में 0 एफआईआर दर्ज करा सकती है। या कई बार हम रेलवे से या अन्य माध्यम से हम जा रहे होते हैं, हमारा बैग किसी अन्य स्टेशन पे चोरी हुआ और हम गंतव्य पे पहुँचे, तो वहाँ पर 0 एफआईआर हम दर्ज कर सकते हैं और हमारे गंतव्य का थाना अपराध वाले थाने पर उसको फॉरवर्ड कर देगा। अभी तक क्या था कि लोग एफआईआर दर्ज करने के लिए एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने जाते थे और उनको उन थानों पर टरकाया
जाता था और इससे आम नागरिकों को बहुत दिक्कत होती थी। इसी प्रकार से कई बार देखा यह गया कि जांच अधिकारी जो है वो जांच करने में बहुत समय लगा देते थे। अब 90 दिन में पुलिस अधिकारी को देनी होगी जांच की प्रकृति की सूचना। न्यायालय में 90 दिन में बताना होगा कि भाई जांच कहाँ तक पहुँची। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से उस जांच को आप डिले करते रहें। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण चीज़, अब फोरेंसिक पे काफ़ी महत्व दिया गया है। ये जो साइंटिफिक जो जांच प्रणाली है फोरेंसिक, उस पर काफ़ी महत्व दिया गया है। और अगर 7 साल से अधिक सज़ा वाले अपराध अगर कोई हैं तो उस पर फोरेंसिक अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार से जिस तरीके से देश में गैंगरेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर सरकार ने अपनी सख्त दृष्टिकोण दिखाया है और गैंगरेप के मामले में 20 साल की सज़ा या उम्र कैद दिया जाएगा। इसी प्रकार से छोटी बच्चियों के साथ या नाबालिग बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको देखते हुए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अगर रेप की घटना होती है तो उसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। देश में मॉब लिंचिंग, यानी मॉब लिंचिंग का मतलब है कि किसी भी छोटे कारण से सैकड़ों लोगों की भीड़ किन्हीं लोगों को पीट पीट कर मार दे। वो चाहे धार्मिक मामले हों, सामाजिक मामले हों, कई बार चुड़ैल या जादू टोने के नाम पर भी लोगों को, महिलाओं को या लोगों को मार दिया जाता है भीड़ के द्वारा। तो इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब लिंचिंग पर सरकार बहुत गंभीर है क्योंकि निरंतर देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं और सरकार कृत संकल्प थी इसको रोकने के लिए और मॉब लिंचिंग को लेकर के गंभीर दृष्टिकोण अपनाया गया। और मॉब लिंचिंग का अगर मामला होता है तो उसमें मृत्यु दंड की सज़ा न्यायालय द्वारा दी जाएगी। इधर अखबारों में और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही थी कि झूठे वादे या पहचान छिपाकर महिलाओं से, लड़कियों से यौन संबंध स्थापित किए जा रहे थे कि मैं शादी करूंगा या पहचान छिपाकर, अपना धर्म छिपाकर, अपना जाति छिपाकर, अपना मूल नाम छिपा करके यौन संबंध बनाने की घटनाएं इधर तेजी से बढ़ रही थी। तो अब इस प्रकार के मामलों को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति झूठे वादे करके या अपनी पहचान छिपा करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो यह अब अपराध की श्रेणी में होगा, क्राइम माना जाएगा। इसी प्रकार से कई बार लोग, एक जो नई चीज़ इसमें जोड़ी गई है कि कई बार अगर किसी के साथ क्राइम हुआ है, आम आदमी है, वो पुलिस के पास एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देता है, पुलिस लगातार उस पर टाल मटोल करती है, एफआईआर थाने में दर्ज नहीं करती है, शिकायत उसकी इधर उधर भटकती रहती है। तो अब तय कर दिया गया है कि शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी और 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। इसी प्रकार से एक मामले और थे कि कुछ अपराधी, जैसे आप लोगों को याद होगा कि बम्बई बम हत्याकांड के तमाम अपराधी पाकिस्तान भाग गए थे या विदेशों में भाग गए थे। तो हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में जो प्रक्रिया है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है, पुलिस जांच पूरी करती है और जांच पूरी करने के बाद वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पुलिस जांच में पुलिस के अनुसार सही हैं। उसमें दोनों पक्षों को उपस्थित रहना होता है, आरोपी को भी। आरोपी अगर स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है तो न्यायालय उसको दंडित कर देती है, और आरोपी अगर कहता है कि नहीं उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं हैं तो न्यायालय उसको
दोषी नहीं मानती है और जो आरोपी पक्ष है वो सिद्ध करना होता है उसको कि भाई साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है कि इन्होंने ये अपराध किया है। तो इस प्रकार से ट्रायल चलता है कोर्ट में और ट्रायल के बाद ही सज़ा सुनाई जा सकती है सबूतों के आधार पर। तो अभी तक आवश्यक था कि जो आरोपी है उसका ट्रायल होना ज़रूरी है, लेकिन जब अपराधी ही भाग गया, विदेश में चला गया या पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है तो मामले अटके हुए होते थे। अब ट्रायल को 90 दिन के लिए बाउंड कर दिया गया है कि यानी 90 दिन के भीतर अगर आरोपी न्यायालय में नहीं आता है या पुलिस नहीं पकड़ पाती है तो ट्रायल 90 दिन के बाद 90 दिन तक इंतज़ार किया जाएगा और 90 दिन के बाद उस पर ट्रायल शुरू हो जाएगा उसकी अनुपस्थिति में भी, और न्यायालय फिर अपनी आगे की प्रक्रिया को पूरा करेगी और उसको जो भी सज़ा सुनानी होगी वो सुनाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो इन तीनों कानूनों को समाप्त करके सरकार लेकर के आई है, और निश्चित रूप से इसमें कई प्रावधान जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और कई जो चर्चित अपराधों की श्रेणियां थीं उनको कम करने में इससे मदद मिलेगी। अब आज राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यसभा में पारित होने के बाद ये लागू कर दिए जाएंगे। तो आज बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।